नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक ऐसा ही विषय है, एक ऐसा ही सब्जेक्ट है कि जो स्विमिंग पूल है, बहुत सारी सोसाइटीज में स्विमिंग पूल रहता है तो उसके मेंटेनेंस भी करना जरूरी रहता है। तो उसके बेसिक्स हम जानने की कोशिश करेंगे। स्विमिंग पूल के मेंटेनेंस कैसे रहता है, स्विमिंग पूल के जो कंस्ट्रक्शन का जो पैटर्न कैसा रहता है, उसकी फंक्शनिंग कैसा रहता है और मेंटेनेंस अगर नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ सकता है, हाउ दिस इज गोइंग टू बी डिट्रीमेंटल टू दी पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, जो सोसाइटी के मेंबर्स है उसके लिए पैसे दे रहे हैं तो स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस भी करना जरूरी है। तो स्विमिंग पूल के जो कंस्ट्रक्शन है बहुत टाइप के हो सकते हैं, लगभग 5-6 तरीके के हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। अगर आप देखोगे तो दिस कैन बी अबव द ग्राउंड और द प्री फैब्रिकेटेड पूल्स, मतलब रेडीमेड पूल बना हुआ होगा और उसी को लेके आपने बस ग्राउंड में आपने एस्टेब्लिश किया, तो दिस इज प्री फैब्रिकेटेड, पहले से बनाया हुआ पूल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप देखोगे फाइबर ग्लास पूल्स, या जिसको आप बोलते हैं FRP, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। ठीक है, तो उस टाइप की जनरली इस टाइप की जो मटेरियल है ये बोट्स वगैरह बनाने में यूज होते हैं, तो वेसल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं। तो उससे FRP से भी, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक से भी आप बना सकते हो स्विमिंग पूल। ठीक है, तीसरा आपका हो गया विनाइल लाइन इन ग्राउंड पूल्स। ठीक है, एक बहुत ही चारों तरफ एक लेयर बन जाएगा और उस लेयर को, दैट लेयर विल बी एक्टिंग एज ए पूल। तो विनाइल का ये जो लेयर बनेगा तो ये जनरली बहुत ड्यूरेबल नहीं रहता है। तो दिस इज थर्ड काइंड एंड द फोर्थ काइंड इज द गनाइट पूल्स, विच इज अ गनाइट बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। उसका एक स्प्रे बना दिया जाता है और डेंस हार्ड लेयर ऑफ कंक्रीट बन जाता है, तो उससे पूल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो दिस इज बेटर देन द प्रीवियस 3। देन यू कम टू द पोर्ड कंक्रीट पूल्स। Basically, this is going to be harder than the previous one, the granite pools, right? तो पांचवा टाइप ऑफ पूल ये है। तो जैसे जैसे आप जा रहे हो, नीचे की तरफ आप जा रहे हो, तो बेसिकली इसकी जो रेट्स है, इसके जो एक्सपेंडिचर होगा, दिस विल बी हायर कंपेयर टू द अबव पूल्स। पोर्ड कंक्रीट पूल्स, ये दिस इज गोइंग टू बी हार्डर देन दी ग्रेनाइट पूल्स। तो इसमें जो एक्सपेंडिचर होगा कंस्ट्रक्शन में, दिस इज गोइंग टू बी मोर देन दी फोर्थ वन। एंड द लास्ट वन इज द मैसनरी ब्लॉक पूल्स। छोटे छोटे ब्लॉक्स को चारों तरफ बिठा के, जैसे होता है ना ईंट के ब्लॉक्स, उस टाइप के ब्लॉक्स को बिठा के पूल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो द लास्ट वन इज द मैसनरी ब्लॉक पूल्स। अब देखते हैं कि जो नॉर्मल आपकी स्विमिंग पूल जो है सोसाइटी के अंदर है, या कहीं क्लब हाउस के अंदर रहता है, या कहीं पे म्युनिसिपैलिटी के पूल्स रहते हैं, या इस टाइप के जहां पे भी, जो भी कहीं पे होटल्स में या फिर रिजॉर्ट्स में पूल्स रहते हैं, तो ऑलमोस्ट बराबर के सबके कंस्ट्रक्शन रहते हैं, बराबर के सबके प्रिंसिपल रहते हैं। कहीं पे फिल्टर्स का थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, कितने माइन्यूट फिल्टर्स आप यूज करते हैं, कितनी प्रेसिजन के आप फिल्टर्स यूज कर रहे हैं। कहीं पे आप 10 माइक्रोन के यूज कर रहे हैं, कहीं 40 माइक्रोन के यूज कर रहे हैं, कहीं पे आप सैंड फिल्टर यूज कर रहे हैं, कहीं पे आप कार्ट्रिज फिल्टर यूज कर रहे हैं, और कहीं कहीं पे आप डाई एटोमिसियस अर्थ फिल्टर्स यूज कर रहे हैं, डी फिल्टर्स जिसको आप बोलते हैं, वो यूज कर रहे हैं। तो स्विमिंग पूल आप जैसे देख सकते हो कि हमने एक स्विमिंग पूल का एक स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। तो एक साइड में शैलो एंड होगा और एक साइड में डीप एंड होगा। मान लेते हैं कि एक साइड में 3 फीट है, क्योंकि छोटे बच्चों से थोड़ा सा 10-12 साल के, 12-15 साल के लोग भी उसमें, बच्चे भी एंटर कर रहे हैं एक साइड से। सो दिस इज, ये आपका शैलो एंड है और ये आपका डीप एंड है। तो 3 फीट का मान लीजिए और लास्ट में मैक्सिमम 6 फीट का मान लीजिए, कहीं पे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जनरल क्राइटेरिया, मतलब जनरली इतना रहता है। ठीक है, और आपने देखा है रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बट कहीं पे इरेगुलर शेप भी हो सकते हैं। तो अब देखो कि स्विमिंग पूल का जो स्ट्रक्चर है ये 3 फीट से धीरे 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 ऐसे डीप होते हुए लास्ट तक ऐसे जा रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे ढलान है, और कहीं कहीं पे 4 फीट तक पानी भरा रह सकता है, 5 फीट 6 फीट तक भी मैक्सिमम पानी भरा रह सकता है। लास्ट टाइम आप देख रहे हो तो 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। स्विमिंग पूल के चारों तरफ जो आप ये देख रहे हो, स्विमिंग पूल के चारों तरफ ये आप देख रहे हो, जब स्विमिंग पूल
में पानी पूरा भरने लगता है, पानी ओवरफ्लो होने लगता है, तो उसके साइड में छोटे छोटे ये स्लॉट्स दिए गए हैं जहां से पानी एंटर होके फिर से सिस्टम में बैक जा सकता है, जिसको आप बोल रहे हो स्किमर बोल रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये पानी यहां से निकल के जाके ये पंप रूम एक अलग जगह में है। पंप रूम में सारे जो इक्विपमेंट्स है, जो मशीनरीज है, सारे जो पाइप के लाइंस है, वो सारे पंप रूम्स के अंदर है। ठीक है, वहां से बेसिकली आप ऑपरेट कर रहे हो, स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, वहां पे जो भी केमिकल एडिंग वगैरह वो सारी चीजें आप वहां से कर रहे हो। हीटर को आप वहीं से रेगुलेट कर रहे हो, कंट्रोल पैनल भी सब वहीं पे है। ठीक है, वॉल्स वगैरह भी आप वहीं से रेगुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले आपने देख लिया जब स्विमिंग पूल का ओवरफ्लो हो रहा है तो ये आपका कहां से जा रहा है, साइड में छोटे छोटे ये स्लॉट्स बने हुए हैं। तो बेसिकली ये स्लॉट्स के थ्रू में ये स्लॉट्स ये क्या करता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल से, बड़े बड़े मतलब जैसे पत्ता गिर गया, ठीक है, या कोई बड़ी चीज और छोटी मोटी जो तैरते रहते हैं उसके ऊपर, वो धीरे 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 जाके यहाँ पे जमा हो जाता है और ये जो स्लॉट है इधर से धीरे धीरे पानी निकलता रहता है और जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स है वो ऊपर रह जाता है। तो इसको आप बोलते हैं स्किमर। ठीक है, और ये सीधा स्किमर के आगे अगर आप देखोगे ये जो जा रहा है, यहाँ पे आपने यहाँ लगा होगा स्किमर का जाली या स्किमर का बकेट बोल सकते हैं। पहले आपका स्किमर हो गया, स्किमर का फिर बास्केट हो गया। अब ये जो बास्केट है इसको कम से कम आप हफ्ते में एक बार क्लीन कर लीजिए। अगर वहां पे पत्ता भरा रहेगा और जमा होता रहेगा, ब्लॉक हो जाएगा, स्किमर का बास्केट ब्लॉक हो जाएगा, तो पानी जाने के लिए और जगह बचेगा ही नहीं, तो पंप रूम तक या पंप के इनलेट तक पहुंचेगा ही नहीं पानी। ठीक है, तो बेसिकली ये स्किमर जो है ये क्या प्रोटेक्ट करता है, एल्गी वगैरह जो ग्रोथ नहीं होना चाहिए पानी के सरफेस के ऊपर। अगर स्किमर को आपने बास्केट को प्रॉपरली क्लीन नहीं किया, ठीक है, तो स्किमर बास्केट ये बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा है आपका एल्गी ग्रोथ को और पंप के वियर एंड टियर को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर सारी की सारी चीजें जैसे हैं, अगर डायरेक्टली वहां पे कोई फिल्टर टाइप ऑफ कोई आप कुछ वहां पे रखते नहीं हो, तो सारा पंप के इनलेट में जाएगा और सारी जितनी भी डेब्रिस वगैरह जो जाएगी, जो जितनी इम्प्योरिटी है वो जाएगी और वो पंप को वेयर एंड टेयर भी करेगी, पंप के इंटरनल पार्ट्स को खराब भी कर देगी। तो ये दोनों चीज ये कर रहा है। ठीक है, फिर आप देख रहे हो एक ड्रेन है। जितनी भी स्विमिंग पूल यहाँ से ढलान है, लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे क्रेट्स लगे हुए हैं, मतलब जाली लगे हुए हैं स्विमिंग पूल के नीचे। छोटे छोटे, एक भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकते हैं, जाली लगे हुए हैं। तो ये यहां से पानी आप देख रहे हो ये भी डायरेक्टली पंप के सक्शन में ही जा रहा है। तो आपने देखा कि ये स्कीमर से जो लगे हुए लाइन ये भी पंप के सक्शन में जा रहे हैं और जो नीचे मेन ड्रेन है, जिसको आप मेन ड्रेन बोल दो, पूरी स्विमिंग पूल का जितना पानी है यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से ड्रेन होते हुए, जाली लगे हुए, यहाँ से ड्रेन होते हुए पानी कहाँ जा रहा है, पंप के इनलेट में जा रहा है। तो जितना आपने वहां पे आपने जितना बास्केट से जो आपका फिल्टर हो गया वो तो ठीक है ही, स्विमिंग पूल को ऑपरेट करने के लिए जो पंप है उसके सामने भी जाली लगा हुआ है, जो अगर वहां से छूट के यहां तक पहुंच जाएगा तो डबल प्रोटेक्शन है। पंप के अंदर जाने से पहले यहाँ पे भी फिल्टर आपको दिया गया है। तो 2 इनलेट हो गए, एक आपका स्किमर की लाइन से हो गया, दूसरा आपका नीचे स्विमिंग पूल के नीचे जो क्रेट्स बने हुए वहां से भी एक लाइन आ गई, यहाँ पंप की इनलेट तक जा रही है। अब तीसरा लाइन देख लीजिए, देखिए 3 लाइन स्विमिंग पूल में, पंप रूम के अंदर पंप के इनलेट में 3 लाइन जा रही है। एक स्किमर से गई, दूसरा स्विमिंग पूल के नीचे जो क्रेट्स लगे हुए मतलब ड्रेन का लाइन जा रहा है, और तीसरा कौन सा लाइन, वैक्यूम, जो पूरा स्विमिंग पूल में पानी का सर्कुलेशन हो रहा है, वैक्यूम से जो खींच के जो पानी आ रहा है, जो डेब्रिस आ रहा है, जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, तैरते हुए ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे
कहाँ जा रहे हैं, वो डायरेक्टली आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जा रहे हैं, ये भी पंप के इनलेट में जा रहे हैं। तो स्विमिंग पूल के पंप के इनलेट में 3 लाइंस जा रहे हैं। तो थर्ड लाइन को आप क्या बोल रहे हो, वैक्यूम लाइन। एक स्किमर का लाइन हो गया, एक वैक्यूम का लाइन हो गया और एक मेन ड्रेन का लाइन हो गया। तो ये 3 लाइंस जा रहे हैं। तो किसके कहा जा रहे हैं, ये फिल्टर से होते हुए ये पंप के इनलेट में जा रहे हैं। तो पंप के इनलेट में जब ये जा रहे हैं, उससे पहले हम देखेंगे एक बैलेंसिंग टैंक भी है। आप अगर देखोगे स्विमिंग पूल में जब हम नहाते हैं, जहाँ स्विमिंग करने के टाइम में काफी सारे ऐसे लोग भी रहते हैं, पानी को छपछपाते रहते हैं, कूदा कूदी करते हैं पानी के ऊपर, पानी उछल के बाहर गिरता भी रहता है। तो पानी का जो लॉस होता रहता है, ठीक है, ये पानी उछल के जो बाहर गिरता रहता है, तो वो सारी चीजें आप देखोगे ये ऊपर से कलेक्ट होके वो जा रहे हैं बैलेंसिंग टैंक को जा रहे हैं। तो स्विमिंग पूल से ये जो पानी जो कलेक्ट हो गया साइड से, जो बाहर उछल के गिर रहा है, ये जा रहा है बैलेंसिंग टैंक में जा रहा है। ठीक है, तो बैलेंसिंग टैंक में जाके ये पानी जमा हो जाता है ताकि पानी का लॉस नहीं हो जब स्विमिंग पूल की रिक्वायरमेंट जैसी रहती है। और उस बैलेंसिंग टैंक को रेगुलेट करने के लिए एक मेकअप लाइन भी दिया हुआ है, क्योंकि बैलेंसिंग टैंक का जो पानी है वो भी जाके पंप के इनलेट में, वो भी पानी मेकअप होके बैलेंसिंग टैंक को आप सर्च टैंक भी बोल सकते हो या बैलेंसिंग टैंक आप बोल सकते हो, दोनों ही आप बोल सकते हो। तो जो ये पानी कलेक्ट हो गया, दिस वाटर हैज टू बी अगेन यूटिलाइज्ड इन द स्विमिंग पूल। तो जब वो स्विमिंग पूल में रिटर्न जा रहा है वो पानी, तो उसको मेकअप करने के लिए एक मेकअप लाइन भी दिया गया है। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग टैंक हमने देख लिया, तीनों लाइन्स हमने देख लिए। अब आ जाते हैं पंप के आउटलेट में। अब पंप क्या कर रहा है, पंप आपने चला के रखा हुआ है, पंप डिस्चार्ज कर रहा है। पंप के कई सारे स्विमिंग पूल्स में क्या होता है कि पंप के डिस्चार्ज में थर्मोस्टेट्स लगा के रखा हुआ है, जिसका काम है कि स्विमिंग पूल के पानी को रेगुलेट के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो जनरली बहुत सारे पूल्स में 23 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री तक मैक्सिमम वहां पे मेंटेन होता है, ताकि जब आप स्विमिंग कर रहे हो एक कंफर्टेबल टेम्परेचर रहे और आपकी बॉडी के लिए इजीनेस रहे। ठीक है, तो ये थर्मोस्टेट ये पता कर लेता है कि स्विमिंग पूल का टेम्परेचर कितना है, और उस हिसाब से उसके आगे आप देखोगे यहाँ पे हीटर है, कहीं पे बॉयलर है। तो हीटर आप बोल लो या हीट एक्सचेंजर आप बोल लो, या हीट एक्सचेंजर को हीट देने के लिए बॉयलर है, और जो नॉर्मल पानी का फ्लो हो रहा है बेसिकली कम टेम्परेचर वाले को ज्यादा टेम्परेचर गर्म कर रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब हीट एक्सचेंजर हो गया, इसकी वजह से उसका नाम वैसा है, और फिर पानी आगे निकल जा रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले एक प्री फिल्टर लगा हुआ है, पंप है, 3 लाइन आ गई, तीनों लाइन में से पानी आने के बाद फिल्टर होने के बाद आगे जा रहा है, थर्मोस्टेट को डिसाइड कर रहा है कि आगे हीट एक्सचेंजर को स्टार्ट करना है या नहीं करना है, या डायरेक्टली फिर से उसी पानी को स्विमिंग पूल में भेज देना है। अगर रिक्वायरमेंट है, तभी हीट एक्सचेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो आपका ये हीट एक्सचेंजर या बॉयलर से जो ये आ रहा है, कहीं कहीं पे आप देखोगे ये हीट एक्सचेंजर में बॉयलर की जगह दूसरा एक जैसे नेचुरल गैस वगैरह भी यूज होता है, या फिर प्रोपेन गैस वगैरह भी यूज किया जाता है हीट एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो इतना होने के बाद अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी तो आपने सिर्फ पानी को स्विमिंग पूल से लिया है और पानी को आगे आप भेज रहे हो। ठीक है, पानी को सर्कुलेट करने के लिए आप आगे भेज रहे हो, वाटर का कंपेंसेशन हो गया ऊपर बैलेंसिंग टैंक से। अब आप क्या करोगे, टेम्परेचर का रेगुलेशन हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप फिल्टर में भेजोगे। आप ये फिल्टर 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो ये सैंड फिल्टर हो सकता है, या तो ये जो हमने बोला डी फिल्टर हो सकता है, जिसको आप बोल रहे हो कि डाई एटोमेसियस अर्थ फिल्टर, डीई फिल्टर, या फिर आपका ये कार्ट्रिज फिल्टर हो सकता है। ये तीनों में से आप कोई भी फिल्टर यूज कर सकते हो सकता है कि कहीं पे कोई कॉम्बिनेशंस भी यूज किया जा रहा हो फॉर एक्स्ट्रा माइन्यूट पार्टिकल्स मैनेजमेंट करने के लिए।
ठीक है, अब ये फिल्टर्स में भी क्या डिफरेंस है, इनमें सबसे इजी तो जो है कि आप देखोगे सैंड फिल्टर, आप देखोगे तो सैंड फिल्टर बेसिकली बालू रहेंगे, पेबल्स वगैरह रहेंगे, और सैंड के जो पार्टिकल्स, जो ग्रैन्यूल्स रहेंगे, उनके साइज के हिसाब से उसमें फिल्टर होता है। पानी आपका नीचे से आ रहा है और पानी ऊपर से निकल रहा है, पानी नीचे से आ रहा है और पानी ऊपर से निकल रहा है। और यहाँ पे जो सैंड्स जो रहेंगे उस सैंड्स में फिल्टरिंग हो रहा है, और होने के बाद यहाँ पे ऐसे साइड से ऐसे स्प्रे होते हुए पानी ऊपर निकल जाएगा, और बाकी जो डेब्रिस जो रहेगा ये सिस्टम में रह जाएंगे। तो इसको, ये जो सैंड फिल्टर है बेसिकली इसके साइज कितने हो सकते हैं, 20 माइक्रोन्स तक हो सकते हैं। तीनों फिल्टर के जो अंदर जो फिल्टरिंग की जो कैपेसिटीज है, ठीक है, प्रिसीजन है, वो अलग अलग हो सकते हैं, उसके हिसाब से उसके कॉस्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो 20 माइक्रोन्स का मतलब है 20 डिवाइडेड बाय 10 to the power 6, मतलब एक में आप 6 शून्य लगा लो, तो इतने छोटे पार्टिकल्स तक वहां पे फिल्टरिंग हो सकता है। तो ये हो गया सैंड फिल्टर, 20 माइक्रोन्स तक फिल्टरिंग कर रहे हैं। और इसको आपको जब आप वहां पे फिल्टर करके जा रहे हो तो बहुत सारी जो भी इम्प्यूरिटीज वगैरह वहां पे जमा हो रहा है, और वो सैंड है तो सैंड तो पकड़ के रखेगा, ठीक है। तो आपको एक बराबर टाइम में उसको उथल पुथल करना है, उस सैंड को हिलाना है। आप तो खुद तो जाके हिलाओगे नहीं, तो बेसिकली आप क्या करोगे, उसके अंदर पानी की प्रेशर्स वगैरह वैसे मेंटेन किए जाएंगे ताकि सैंड में उथल पुथल हो उस प्रेशर से, और ये आपको जब उसमें मूवमेंट होंगे जो डब्बे से नीचे कलेक्ट हो जाएगा और जो सैंड है ऊपर रह जाएगा, और पानी ऑलरेडी ऊपर से चला गया है। तो ये आप कर लो कम से कम 1 से 2 महीने में, हर 1-2 महीने में आप कर लो, डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ योर स्विमिंग पूल, यूसेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। आप 1 से 2 महीने में सैंड फिल्टर को क्लीन कर लो, ठीक है। और पंप की कैपेसिटी, जो पंप की स्विमिंग पूल के आपके साइज के हिसाब से कि कितने गैलन ऑफ वाटर आप उसमें यूज करते हो या कितने लीटर्स ऑफ वाटर आप यूज करते हो उसमें, तो जनरली 1 गैलन जो है वो ऑलमोस्ट 3.8 लीटर्स है। तो उतने लीटर्स के हिसाब से कितना आपको, कितनी कैपेसिटी का पंप यूज करना चाहिए, तो वो आप डिसाइड कर लो, वो आपके स्पेसिफिकेशंस में आपको मिल जाएगा। बट इतना ध्यान रहे, इतनी कैपेसिटी का पंप यूज तो कर ही लो कि जिसमें शुड सर्कुलेट इन 8 आवर्स ऑफ टाइम, कि पूरा जो पानी है 8 घंटे में सर्कुलेट हो ही जाए। उतनी कैपेसिटी का पंप तो आप यूज कर ही लो, आपकी स्विमिंग पूल का जो भी साइज हो, ठीक है। अब हम देखेंगे जो दूसरा काइंड ऑफ फिल्टर, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये अभी फिल्टर में पास हो रहा है, जो मेन फिल्टर है, जो जिसकी वजह से स्विमिंग पूल का पूरा पानी साफ हो रहा है। तो ये फिल्टर 3 टाइप के हो सकते हैं, सैंड फिल्टर हो सकते हैं, डीई फिल्टर हो सकते हैं, मतलब डाईएटोमिसिस जो हमने डिस्कस किया, डाईएटोमिसिस अर्थ फिल्टर हो सकते हैं, या फिर कार्ट्रिज फिल्टर हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे पेपर काइंड ऑफ एलिमेंट लगा होगा और उसको बस आपको रिप्लेस ही करना है, खरीद के दूसरे वाला उसमें डाल देना है। ऊपर वाले में सैंड में जैसे आपको सैंड रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है जब बहुत सारा यूसेज हो जाए, और वहां पे आपको बैकवॉश मतलब पीछे की तरफ से, मतलब नीचे की तरफ से ऊपर जा रहे हो तो बैकवॉश करने की जरूरत है, रिंस, ठीक है। रिंस मतलब आपको क्लीन, उथल पुथल करके आपको क्लीन करने की जरूरत है, तो वो हमने देखा। तीसरा हो गया कार्ट्रिज फिल्टर, ये तीसरा काइंड ऑफ फिल्टर है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे डाईएटोमिसिस अर्थ फिल्टर के बारे में, डी फिल्टर के बारे में। तो इट इज स्पेशल क्ले टाइप ऑफ, ठीक है, क्ले काइंड ऑफ पाउडर रहता है जो डी फिल्टर्स में यूज होता है। और देखिए इसके जो प्रेसिशन है ये और 4 गुना उससे ज्यादा, सैंड फिल्टर से 4 गुना ज्यादा प्रेसिशन है, ज्यादा माइनर पार्टिकल्स को ये फिल्टर कर सकता है। अगर आपने देखा सैंड फिल्टर में 20 माइक्रोन है, मतलब 20 डिवाइडेड बाय
1 2 3 4 5 6 10 to the power 6। यहाँ पे आप देखोगे 5 डिवाइडेड बाय 10 to the power 6, 2 3 4 5 6, 5 डिवाइडेड बाय 1, 1 2 3 4 5 6 जीरोज। तो उतने प्रिसीजन तक ये फिल्टर कर सकता है। और ये क्या है, ये सबसे एक्सपेंसिव है, ठीक है। सैंड फिल्टर इससे सस्ता है, कार्ट्रिज फिल्टर इससे सस्ता है, मगर डीई फिल्टर जो है ये सबसे एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम प्रिसीजन, मैक्सिमम फाइन पार्टिकल्स को आप वहां पे रिटेन कर सकते हो। लास्ट वाला आ गया कार्ट्रिज फिल्टर, जो हमने बोला कि एक पेपर काइंड ऑफ एलिमेंट रहेगा, आपको उसको ओनली रिप्लेस ही करना है, उसका ढक्कन खोलना है, ढक्कन खोल के उसको रिप्लेस करके जो आप खरीद के लेके आएगा उसको डाल देना है, फिर से ऐसे बॉक्स अप कर देना है। एक इनलेट रहेगा, एक आउटलेट रहेगा उसके ऊपर, ठीक है, दोनों ही ऊपर से रहेगा, ठीक है। बैलेंस टैंक के बारे में हमने डिस्कस किया कि वाटर फ्रॉम द स्विमर्स के जो स्विमिंग कर रहे हैं, पानी में उछाल आ रहा है, लोग कूदा कूदी करते हैं, जो स्विमर्स के मेंबर्स की बॉडी से जो पानी बाहर उछल रहे हैं, गिर रहे हैं, वही आपकी बैलेंसिंग टैंक में आ रहे हैं। उसको छोड़ के आप देखोगे स्विमिंग पूल के अंदर छोटे छोटे लाइट्स लगे रहते हैं। आप देखोगे रात के टाइम में भी, अगर आप शाम के टाइम में यूज कर रहे हो तो ऐसे गोल गोल लाइट्स लगे होंगे पूरी स्विमिंग पूल में, ताकि शाम को रात को भी पानी ट्रांसपेरेंट दिखे। स्विमिंग पूल का जो सरफेस है, पानी का जो सरफेस है, उसकी क्लैरिटी दिखे। तो काफी सारे लोगों को डर भी लगता है कि कहीं इसमें तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, कहीं उसके वजह से हमें शॉक ना लग जाए, हम पानी के अंदर हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसी टू डीसी कन्वर्सन के बाद ही वो सब एलईडी लैंप्स वहां पे लगे रहते हैं, जो कि 12 वोल्ट के रहते हैं। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखोगे तो ये हमने एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की। यहाँ पे अब देखो कि ये सैंड फिल्टर से अभी ये निकल गया है, अब यहाँ से पानी निकल गया है, अब यहाँ से फिल्टर हो गया, पानी निकल गया है। हमने डिस्कस किया कि आपको सैंड फिल्टर 1 से 2 महीने में क्लीन करने हैं। कार्ट्रिज फिल्टर आप बीच बीच में चेक कर लो जब भी आपको लगे, क्योंकि पानी जो आपकी स्विमिंग पूल में आ रहा है वापस सिस्टम से घूम के, उस पानी की क्वालिटी से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी सैंड फिल्टर है या कार्ट्रिज फिल्टर है या डी फिल्टर है, कब आपको चेंज करने की जरूरत है या उसको खोल के देखने की जरूरत है और रिप्लेस करने की जरूरत है। पानी की क्वालिटी से ही आपको पता चल जाएगा। उसको छोड़ के पानी की पीएच पैरामीटर्स को, ठीक है, या फिर पानी की जो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन को आपको चेक करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको अलग सा एक बोर्ड बना के स्विमिंग पूल में मेंटेन करने की जरूरत है। जो वहां पे स्विमिंग पूल अटेंडेंट रहेगा, कोच रहेगा, उसको वो बोर्ड मेंटेन करने की जरूरत है। और सोसाइटी का सेक्रेटरी, चेयरमैन या सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, जिसको भी ये काम दिया हुआ होगा, वो उस चीज का सुपरवाइज करेगा। दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स, ठीक है। तो आप देखोगे अब पानी यहां से आगे निकलने के बाद, नाउ दिस इज गोइंग टू दी केमिकल फीडर। जो आपकी स्विमिंग पूल है, पानी 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन और कहीं पे 15 दिन में खराब हो ही जाता है। बहुत सारे उसमें एल्गी ग्रोथ वगैरह भी हो जाती है। पानी स्टैग्नेंट रहता है, जितना टाइम आपने स्विमिंग पूल यूज कर लिया उसके बाद तो पानी स्टैग्नेंट ही रहता है। तो उस पीरियड में, और बाहर के पत्ते गिरते रहते हैं, बाहर के धूल मिट्टी गिरते रहते हैं, तो स्टैग्नेंट वाटर में एल्गी ग्रोथ हो सकते हैं, दूसरे टाइप ऑफ बैक्टीरिया या वायरस भी ग्रोथ हो सकते हैं। और उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उसमें केमिकल्स मिलाया जाता है, जो स्पेशली 3, 4, 5 टाइप के जो केमिकल्स यूज होते हैं जनरली होटल्स वगैरह में या स्विमिंग पूल जो हाउसिंग सोसाइटीज में है। क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, सोडियम बाइसल्फेट भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी हो सकते हैं। क्या हो गए वो 4 केमिकल्स जनरली जो यूज होते हैं केमिकल्स? क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट हो सकते हैं, और लास्ट वन इज
कि सोडियम बाइसल्फेट भी हो सकते हैं, बट जनरली जो यूज होता है वो क्लोरीन यूज होता है। या तो आप क्लोरीन के पाउडर आपके स्विमिंग पूल के साइज के हिसाब से आप क्लोरीन के पाउडर्स डाल सकते हैं, या मार्केट में क्लोरीन के 3-3 इंच या थोड़ा बहुत आगे पीछे उसके जो साइजेस हैं उसके हिसाब से क्लोरीन के टैबलेट्स भी आते हैं। स्विमिंग पूल के साइज के हिसाब से आप उसमें क्लोरीन के टैबलेट्स डाल सकते हो। तो क्लोरीन के टैबलेट्स डालने के लिए अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये 2 टैबलेट आप डाल दो। 3 इंच वाले ये क्लोरीन के जो टैबलेट्स आते हैं, ये कम से कम आप 2 टैबलेट्स डाल दो फॉर 10,000 गैलन ऑफ वाटर। और मैंने बताया कि 1 गैलन जो होता है लगभग 3.8 लीटर्स का होता है। 4 लीटर आप पकड़ लीजिए तो 10,000 गैलन है, मतलब 40,000 लीटर का अगर आपका स्विमिंग पूल है तो आप उसमें 3 इंच वाले 2 क्लोरीन के टैबलेट्स डाल दीजिए, ठीक है। और अगर आप देखोगे ये मतलब ये सब बहुत कॉस्टली है, नहीं आता है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये टैबलेट्स वगैरह जो है मार्केट में आपको हो सकता है ये 200 ग्राम की जो ये टैबलेट्स हो 3-3 इंच वाले 10 टैबलेट आपको मिल जाएंगे 1,000-1,200 या 1,500 रुपए के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो मतलब एक टैबलेट आपको 100-150 या 200 रुपए का पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा नहीं हो जाएगा, मगर सोसाइटी की मेंबर्स की हेल्थ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि उनके स्किन के ऊपर रैशेस आने शुरू हो जाए, इनको कोई स्किन का डिसऑर्डर होना शुरू हो जाए, या आपके गलत क्लोरीन के मैनेजमेंट की वजह से आंखें लाल होना शुरू हो जाए, ठीक है, या आपकी बॉडी में इचिंग होना शुरू हो जाए, खुजली होना शुरू हो जाए। तो आपको क्लोरीन के भी जो लेवल है सही से मेंटेन करना है, नहीं तो दूसरी भी और भी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसमें से जो भी आपने केमिकल आपने यूज किया, क्या क्वांटिटी यूज करना है, ये हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद ये पानी कहाँ जा रहा है, अब ये पानी बैक टू सिस्टम जा रहा है। पंप आपका चल रहा है, ये पानी बैक टू सिस्टम कहाँ जा रहा है, फिर स्विमिंग पूल में ये एंटर हो गया। तो पहले ये 3 लाइन आ गई, स्टीमर की लाइन आ गई, मेन ड्रेन की लाइन हो गई, वैक्यूम की लाइन आ गई, तीनों चले गए आपके फिल्टर में, फिल्टर से पंप में गए, और फिर पंप के बाद थर्मोस्टेट में गए। थर्मोस्टेट ने स्विमिंग पूल का टेम्परेचर पता कर लिया, उसके हिसाब से उसने डिसाइड कर लिया कि आगे जो स्विमिंग पूल का पानी जा रहा है उसको बॉयलर में भेजने की जरूरत है कि बॉयलर से आते हुए गर्म पानी से उसे गर्म करने की जरूरत है कि नहीं, या फिर आप बाईपास करते हुए आगे भी जा सकते हो। तो बेसिकली थर्मोस्टेट के बाद फिर ये फिल्टर में आ गया। 3 टाइप ऑफ फिल्टर्स मैंने बताया, डी फिल्टर बताया, कार्ट्रिज फिल्टर बताया, सैंड फिल्टर बताया। फिर उसके बाद ये पानी आगे जब गया, ठीक है, हीट एक्सचेंजर के थ्रू में गया, गर्म होने के लिए नहीं हुआ तो उसे बाईपास करके आगे गया। और यहाँ पे अभी केमिकल फीडर्स जो है, जहाँ पे आप केमिकल्स ऐड कर रहे हो, डायरेक्टली आप यहाँ पे केमिकल्स ऐड भी करके आगे भेज सकते हो। या तो आप स्कीमर में डाल, कहीं कहीं पे कोई केमिकल, कहीं पे लिक्विड है, कहीं पे सॉलिड है, कहीं पे सेमी सॉलिड है, उसके हिसाब से कहीं पे आप स्कीमर में डाल लो, कहीं पे आप ड्रेन में डाल लो, या कहीं पे आप डायरेक्टली सिस्टम में डाल लो, केमिकल फीडर में भी डाल सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी कौन सा केमिकल आप यूज कर रहे हो और कौन से फॉर्मेट में यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये पंप चल रहा है, तो ये वापस फिर से ये सिस्टम में चला गया। तो जनरली आप देखोगे जितने भी स्विमिंग पूल की जो लाइंस है, जो भी पाइप्स उसमें प्लास्टिक पीवीसी के जो भी पाइप्स उसमें यूज होते हैं, ठीक है, वो सारे पाइप्स लगभग 2 इंच के ही रहते हैं। ये जनरली आपके बेसिक नॉलेज के लिए कि 2 इंच के पाइप्स जनरली यूज होते हैं स्विमिंग पूल में, पंप रूम के अंदर, और जहां जहां पे भी ये पाइप्स वगैरह कनेक्टेड हैं। दूसरा एक है कि ये तो हो गया आपका पानी का सर्कुलेशन। और ये स्विमिंग पूल के लिए इनिशियली ये पानी आपको कहाँ मिल रहा है, या तो वो पानी आप बोरिंग से ले रहे हो, ठीक है, अंदर से आपने स्विमिंग पूल के लैंड पे आपने बोरिंग किया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली पानी ले रहे हो, या फिर आपके यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी या जहां से भी आपके यहाँ पे पानी आ रहा है तो आपने एक पंप आपने यहाँ लगा रखा है, ठीक है। तो इस पंप की वजह से आपका ये बोरिंग से आपने पानी ले लिया, या आपने यहाँ पे वॉल्व लगा दिया, यहाँ पे आपको वॉल्व लगाना है तो यहाँ वॉल्व लगा लो, और ये पानी डायरेक्टली स्विमिंग पूल में जा रहा है, ठीक है। तो
ये पानी आप बोरिंग से भी ले सकते हो, या आपका ये कहीं मेन लाइन जहाँ से म्यूनसिपालिटी का आया हुआ है वहां से भी लगा हो सकता है, कहीं से भी लगा हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका स्विमिंग पूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जब आप पानी के साथ में ये क्लोरीन को मिक्स कर रहे हो, क्या होता है कि आपका हाइपोक्लोरस एसिड तैयार हो जाता है। और ये हाइपोक्लोरस एसिड का काम क्या है, जितने भी आपके बैक्टीरिया है या एल्गी है या फिर वायरस है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसके अगेंस्ट में फाइट करता है पानी के सरफेस के ऊपर और पानी के सरफेस के नीचे, उसको डेवलप नहीं होने देता है, जो कि स्किन के लिए खराब है। तो सही क्वांटिटी में आपको क्या करना है, जो केमिकल्स 4-5 टाइप के जो या 6 टाइप के जो यूज होते हैं, और स्पेशली जो क्लोरीन यूज होता है या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यूज होता है, उसको आप सही क्वांटिटी में आपको मिक्स करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर 1000 लीटर ऑफ पूल आपका है, एक बेसिक आइडिया के लिए, ठीक है, 1000 लीटर ऑफ पूल अगर आपका है, 3 से 5 ग्राम का 3 से 5 ग्राम का ग्रैन्यूल्स ऑफ क्लोरीन, छोटे छोटे जैसे ग्रैन्यूल्स बने होंगे, 3 से 5 ग्राम का ग्रैन्यूल्स ऑफ क्लोरीन आप 200 ml यूज कर सकते हो, या फिर आप 200 ml ऑफ हाइपोक्लोराइड यूज कर सकते हो। ठीक है ना, 1000 लीटर ऑफ वाटर के लिए 3 से 5 ग्राम के आप क्लोरीन के ग्रैन्यूल्स यूज कर सकते हो, या फिर 200 ml, ठीक है, 1 लीटर का 5वां हिस्सा आप लिक्विड सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज कर सकते हो। और ये जो आप बेसिकली, अब हमारा सवाल ये होना चाहिए, चलो ये क्लोरीन कितना एक्सपेंसिव है, क्या है, अब आपको फेयर आइडिया हो गया। इतना बड़ा आपका स्विमिंग पूल है, उसके हिसाब से कितने दिन में आपको चेंजेस करने हैं, सैंड फिल्टर आपका कब तक मेंटेन हो रहा है, कब रिप्लेस करने की जरूरत है, कब उसको बैकवॉश करने की जरूरत है। अब स्विमिंग पूल का जो वाटर है उसमें एक बार मैंने ये क्लोरीन डाल दिया, ये ग्रैन्यूल्स डाल दिया, टैबलेट्स डाल दिया, ये क्लोरीन वाटर, क्लोरीन के उसमें पाउडर्स डाल दिए, तो उसके बाद कितने दिन वो चलने वाला है, डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ योर स्विमिंग पूल और कितनी वहां पे यूज हो रही है, कितने मेंबर्स उसे यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैक्सिमम आपको 3 से 7 दिन में आपको फिर से उसमें क्लोरीन डाल देना चाहिए। तो आपकी स्विमिंग पूल की जो, ठीक है ना, पानी है ठीक ठाक वो काम करेगा, स्किन के लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। एक बेसिक चीज और क्या है कि स्विमिंग पूल में आपको बोर्ड एक मेंटेन करना है, जैसे मैंने बोला, ताकि स्विमिंग पूल के जो अटेंडेंट है या स्विमिंग पूल के जो कोच है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, और जो पैसा जो खर्चा हो रहा है, मेंटेनेंस का पैसा भर रहे हो ना, या क्लब हाउस का पैसा भर रहे हो, आप ही का पैसा आपकी अच्छाई के लिए यूज होना चाहिए, है ना। क्या स्विमिंग पूल गटर की तरह पड़ा रहेगा, आधा दिन आपका स्विमिंग पूल काम ही नहीं कर रहा है, 30 में से 20 दिन आपका स्विमिंग पूल खराब है, 2 दिन जा रहे हो करने के लिए सैटरडे संडे, और वो भी स्विमिंग पूल बंद है, और आपका पैसा गया गटर में स्वाह, तो वो होना नहीं चाहिए। तो बेसिकली आपकी स्किन के लिए वो अगर मेंटेन भी हो रहा है पूल, क्या वो पानी आपकी स्किन के लिए अच्छा है, कैसे पता चलेगा, कुछ तो डिस्प्ले होना चाहिए, या तो कोई डिजिटल बोर्ड लगा लो या कोई एक फिजिकल बोर्ड लगा लो जिसमें लिख के चेंज कर सके स्विमिंग पूल अटेंडेंट या स्विमिंग पूल का जो कोच है, इंस्ट्रक्टर हो। तो एक बोर्ड मेंटेन कर लो, उस बोर्ड में आप डेट लिख लो, डेली वो डेट को चेंज करो, टाइम, जैसे सुबह के टाइम एक रीडिंग लिया, शाम के टाइम में या आफ्टरनून के टाइम आपने रीडिंग लिया, तो आपने डेट डाल दिया, टाइम डाल दिया, दिन में 2 बार टाइम डालना है, ऊपर डेट आ गया, उसके नीचे क्या पीएच वैल्यू है। ठीक है, जब हम पीएच वैल्यू की बात कर रहे हैं, स्विमिंग पूल का पानी एसिडिक है, ये एल्केलाइन है, ये होना जरूरी है। तो जनरली आप अगर देखोगे स्विमिंग पूल का जो पानी है उसकी जो मेंटेनेंस है, आप अगर देखोगे वो 7.2 से लेके 7.8 के बीच में आप रखो पीएच वैल्यू।
ना वो एसिडिक होना चाहिए, 7 से नीचे गिर जाना चाहिए, ना वो ज्यादा एल्कलाइन हो जाना चाहिए कि वो 8 के ऊपर चला गया वो रीडिंग। तो 7.2 से लेके 7.8 तक या 7.4 से 7.6 तक आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपकी पीएच की लेवल। दूसरा हो गया आपको स्विमिंग पूल का टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो सबसे ऊपर आ गया डेट, उसके नीचे आ गया टाइम, उसके नीचे आ गया क्लोरीन का क्या लेवल है। तो क्लोरीन का लेवल भी आपका जैसे 2 से 3 होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, क्लोरीन का जो लेवल है 1 से 3 ppm तक होना चाहिए। कमर्शियल पूल्स में जनरली ये लेवल, ये जो पैरामीटर है थोड़ा नीचे रहता है, उसमें ज्यादा और प्रेसिशन मेंटेन करने की, ज्यादा और अच्छा मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। हाउसिंग सोसाइटीज के पूल के लिए 2, 2.5, 3 ppm तक, पार्ट्स पर मिलियन ppm तक रहने से ठीक है। तो ये भी आप लिखोगे, पीएच लेवल आप लिखोगे, क्लोरीन का लेवल आप लिखोगे। तो जनरली आप जैसे देख लो 2.5 मैंने लिख दिया है, क्लोरीन का लेवल 2 से 3 ppm होनी चाहिए, और पीएच का लेवल मैंने लिख दिया 7.5, जैसे मैंने बोला 7.2 से लेके 7.8 तक होना चाहिए, और टेम्परेचर मैंने लिख दिया 23। तो बेसिकली आप 23 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक, 23, 24, 25, 26, 27 तक मैक्सिमम आप इसमें रख सकते हो। तो ये मेंटेन कैसा होगा, तो ये तो आपने लिख लिया कि आपका पीएच का वैल्यू आपने देख लिया, आपके ठीक है, आपने देख लिया कि कितना पीपीएम का होना चाहिए, क्लोरीन की क्या उसमें मेंटेनेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब उसको चेक कैसे आप करोगे, चेक कैसे करोगे, ये सारी चीजों के लिए आपके पास देखिए बहुत ज्यादा खर्चा है नहीं। अगर आप लोगों की अच्छाई के बारे में सोचोगे, बहुत बेयर मिनिमम खर्चा है। जितना वो मेंटेनेंस आपको पैसा भर रहे हैं उसमें से कुछ बहुत 1-2% या 0.1%, 0.2% या 1 से 2% की मैक्सिमम खर्चा है, या मैक्सिमम 4% तक का खर्चा है। अगर वो उनकी अच्छाई के लिए मेंटेन नहीं हो पाएगा तो क्या फायदा सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को पैसा भर के। ठीक है, तो डिजिटल पीएच मीटर आप ले सकते हो, जिसमें आप ये चेक कर सकते हो पीएच की वैल्यू कितना है, 7 से 8 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, या फिर आप पीएच का टेस्ट स्ट्रिप ले सकते हो। ठीक है, उस स्ट्रिप से पानी को आप चेक कर सकते हो डुबा के कि कितना पानी की पीएच वैल्यू है। और आप क्या करोगे, जहां पे आपकी पीपीएम का टेस्ट करने की बात है वहां पे टेस्ट स्ट्रिप ले सकते हो, या फिर ड्रॉप बेस्ड किट ले सकते हो, जहां पे ड्रॉप करके ड्रॉप से भी आप चेक कर सकते हो कि कितना आपकी क्लोरीन की पीपीएम लेवल है। तो ये हमने एक आइडिया समझने की कोशिश की, स्विमिंग पूल कैसा होता है, वहां पे स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा फंक्शन करता है, लाइंस कैसे कैसे कहाँ पे जा रहे हैं, और कैसे पूरी स्विमिंग पूल में पानी का सर्कुलेशन होता है, और कैसे स्विमिंग पूल को मेंटेन करने की जरूरत है, क्या पानी की क्वांटिटी होना चाहिए, उस पानी की क्वांटिटी के हिसाब से कितना आपको क्लोरीन मिक्स करना चाहिए, और कौन कौन से टाइप के केमिकल्स हो सकते हैं जो स्विमिंग पूल में जनरली मिक्स किया जाता है, और किस क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है। स्विमिंग पूल के सारे इक्विपमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, और एक बेसिक फंक्शनिंग समझने की कोशिश की। तो स्विमिंग पूल का जो बेस है, बेसिन से लेके स्विमिंग पूल के एंट्रेंस जहां से पानी जा रहा है, बोरिंग से या दूसरे किसी सोर्स से, म्युनिसिपालिटी से अगर पानी आ रहा है, या आप किसी टैंक से पानी ले रहे हो, जहां से भी आपको ये पानी जा रहा है, ये हमने कम्प्लीटली आज डिस्कस किया। तो मेरे हिसाब से स्विमिंग सोसाइटी में जो स्विमिंग पूल्स मेंटेन होता है, हो सकता है वो रिजॉर्ट में भी हो सकता है, होटल्स में हो सकता है, स्कूल्स में हो सकता है, या किसी क्लब हाउस में भी हो सकता है। तो एक हमें बेसिक आइडियाज मिला है कि स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए। उम्मीद है जो सेक्रेटरीज हैं, चेयरमैन है, ऐसे सोसाइटीज के, क्लब हाउसेस के, या स्कूल्स, कॉलेजेस और रिजॉर्ट्स जहाँ पे भी ये मेंटेन होता है, वहाँ के ओनर्स हैं, स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस अच्छे से कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए ऐसे ही नॉलेज की शेयरिंग के लिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।